Yes, I hope I'm audible. I'm audible and visible both. Welcome back. Yes, all of you, welcome back. टेक्नोलॉजी है, थोड़ा बहुत हमें टेक्नोलॉजी से भी सीखना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत नहीं। आपको ये दो सेशन में स्ट्रेटेजी मिल जाएगा, पार्ट वन पार्ट टू। हम तो एक सेशन में दिख रहे थे, हमारे यूट्यूब वाले दोस्तों को दो सेशन में देखना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश करूंगा दोनों को क्लब करके आपको दिखाऊं। चलो ठीक है दोस्तों, हम आरसीडी के ऊपर थे और आरसीडी को लेकर मैंने आपको चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिव्यू दिया है। जो आरसीडी के हमारे 9 चैप्टर्स है, उन 9 चैप्टर्स को लेकर आपको बताया किस तरह से आपको पढ़ना है। बट कोई एक चैप्टर को मैं फेवर नहीं करूंगा। हाँ, आपको अगर आप मुझे पूछोगे इन 9 चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से है, तो मैं कहूंगा चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8। तो अगर कोई स्टूडेंट आरसीडी के लिए पेपर के अंदर दिक्कत महसूस कर सकता है तो चैप्टर 5, 6, 7, 8 में कर सकता है। चैप्टर नंबर 9 केस स्टडी ओरिएंटेड है। चैप्टर नंबर 9 को लेकर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बट मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान चैप्टर नंबर 9 के नोट्स बहुत अच्छे से लिख कर दिए हैं, पॉइंट वाइज आपको ब्रेकअप दिया है। तो मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 9 को लेकर जो मैंने दिया है उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ये आपको क्लियर है। आरसीडी को लेकर जो मैंने आपको ब्रेकअप दिया है दोस्तों, ये ब्रेकअप है। हम सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप देख रहे थे और स्ट्रेटेजी देख रहे थे। स्ट्रेटेजी में मैंने कहा ओनली 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 आवर क्लास नोट्स, उसके बाहर कुछ भी नहीं। इसके अलावा आरसीडी में अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना ए बी बोलो। फिर मैं सीआरएम में आऊंगा, फिर मुझे मॉड्यूल 3 के बारे में डिस्कस करना है, फंडिंग के बारे में, स्पेशल स्ट्रेटेजी के बारे में। यस, वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस फॉर आरसीडी। कोई है तो पूछ लो। मैंने जो आरसीडी का सीरीज लिया है अगस्त 21 में, उसमें काफी आरसीडी के चैप्टर्स का रिवीजन सीरीज कंप्लीट किया है। लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने 6 चैप्टर्स के रिवीजन सीरीज हो गया हमारा आरसीडी का। 9 में से 6 चैप्टर्स का रिवीजन सीरीज हो गया आरसीडी के। बिल्कुल भी नहीं देखने, बिकॉज आरसीडी में जितने भी 9 चैप्टर्स है उसमें जो पास्ट एग्जाम के आए हुए सारे क्वेश्चंस है वो मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं हमारे नोट्स के अंदर। हमारे नोट्स जो आपको दिए उसमें सारे पास्ट एग्जाम के पेपर्स कवर्ड है। हाँ, अगर आपको देखना है कि क्वेश्चंस कवर्ड है कि नहीं, उसके लिए आप पास्ट एग्जाम पेपर्स देख सकते हो, बट हमारे नोट्स में सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस कवर्ड है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं आपसे समय समय पर, जब अभी ये अगस्त 21 का एग्जाम होगा या दिसंबर 21 का एग्जाम होगा, मैं आपको बुलाऊंगा और हम लोग सारे पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इन नोट्स के ऊपर जो हमारे दिए उस पर कमांड लेना है। हमारे जो नोट्स है उस पर कमांड लेना है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। और जो लिस्ट ऑफ 87 क्वेश्चंस मैंने दिए आपको बुक के एंड में, वो आपको रेफर करने, उसको आपको फॉलो करना है। आरसीडी के बाद अब सीआरआई जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है सीआरआई, बट यस, हमारा भले ही सीआरआई चल रहा है, आपको मुझे पता है यू ऑल वेरी हैप्पी और आपको बहुत मजा आ रहा है सीआरआई में, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। बट सीआरआई को लेकर जो मैं स्टडी दे रहा हूँ वो हर वो स्टूडेंट के लिए जो इस सीआरआई सब्जेक्ट में कमांड लेना चाहते हैं, आपको भी फायदा होगा सीआरआई में। डेफिनेटली सीआरआई को लेकर मैं आपको कहूंगा, जो आपने वो जो 13 चैप्टर्स है, अब जो हमारे लाइव बैच के स्टूडेंट्स हो उनको तो पता चल गया होगा कि कैसे हमने एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक किया, दूसरे को तीसरे से लिंक किया। वैसे सीआरआई के अंदर इफ यू आस्क मी, जो 13 चैप्टर्स है वो मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं सीआरआई के। सीआरआई के अंदर मैं पहले यहाँ पर सी आर लिखूंगा, इधर आई लिखूंगा। ये जो मैं चैप्टर वाइज डिटेल रिव्यू देख रहे हैं ना, कैसे पढ़ना है, विच चैप्टर्स टू फोकस अपॉन, तो इसलिए हम सीआर के सारे 13 चैप्टर्स और आई के 13, 26 चैप्टर्स सीआरआई के, उसका चैप्टर वाइज डिटेल रिव्यू दे रहा हूं, आपको फायदा ही होगा। सीआर को लेकर आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 के बाद आप सबको पता है, बोलो मुझे कमेंट बॉक्स में, जो हमारे लाइव बैच के स्टूडेंट्स हैं, चैप्टर नंबर 2 को हमने कौन से चैप्टर से लिंक किया, चैप्टर नंबर 2 के साथ साथ कौन से चैप्टर आ रहा है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर फटाक से बोल पाएंगे। 1, 2, और अभी हम 2 पढ़ते वक्त हमने कौन से चैप्टर के साथ 2 का लिंक किया है।
चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 इस सीक्वेंस में। सर चैप्टर नंबर 2 के बाद हमें चैप्टर नंबर 12, 13 और फिर चैप्टर नंबर 4, 5 ऐसे आपको पढ़ते आना चाहिए। सर ऐसे क्यों? भैया यही तो आइडल वे है, फोकस अपॉन। जब चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम वो कॉम्प्रोमाइज एलिमेंट रिकंस्ट्रक्शन जो अमालगमेशन चैप्टर है उसको जो डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसका फायदा हमें चैप्टर नंबर 12 फास्ट ट्रैक मर्जर, चैप्टर नंबर 13 क्रॉस बॉर्डर मर्जर, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी होने वाला है। तो इसलिए आपको सीआर में पढ़ते वक्त इस सीक्वेंस में पढ़ना है। यू कांट स्टडी द 13 चैप्टर्स टुगेदर। भैया चैप्टर वाइज डिटेल रिव्यू एंड विच चैप्टर्स टू फोकस अपॉन, इस तरह से आपको पढ़ना है, लिंक करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, उसके बाद आई से चैप्टर नंबर 3 है, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, एंड देन मैं कहूंगा चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11। इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 to 12, 13, 4, 5 ये एक है जिसका वेटेज ज्यादा होगा। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 चैप्टर्स है जिनका वेटेज ज्यादा होगा, जो 50 मार्क का आपका सीआर होगा। सर इसमें वैल्यूएशन, भैया वैल्यूएशन को लेकर जो स्टूडेंट इतना ये करते हैं, वैल्यूएशन आपके पूरे पेपर में 5 मार्क का एक क्वेश्चन आना चाहिए, मैक्सिमम 10 मार्क। 5 से 10 मार्क के लिए वैल्यूएशन के ऊपर इतने बड़े चैप्टर पर क्वेश्चन आता है। और वैल्यूएशन के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व कराए हैं और जो कराऊंगा उतने ही आपको करना है, जिसमें मैं सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी कवर करता हूं, डोंट वरी। तो वैल्यूएशन का एस्पेक्ट जो 5 to 10 मार्क्स के लिए चैप्टर नंबर 3 जो हम कहते हैं वो पूरा प्लानिंग वाला पार्ट है जो थ्योरेटिकली आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बट यस इफ यू आस्क मी, सीआर का ये 13 चैप्टर्स का आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जिसमें मैं ए के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 12, 13, 4, 5 को रखूंगा एंड चैप्टर नंबर पार्ट 4 को 7, 8, 9, 10, 11 को रखूंगा, इसको ए में रखूंगा। सो दिस विल बी ए, चैप्टर नंबर 6 विल बी बी एंड चैप्टर नंबर 3 विल बी सी। इस तरह से एबीसी सीआर का होगा। आई के जो 13 चैप्टर्स है उसका मैं चैप्टर वाइज ब्रेकअप दे देता हूं, अभी आपको समझा के कोई मतलब नहीं। आई के अंदर जो चैप्टर नंबर 14 है वो इंडिपेंडेंट है, बेसिक्स ऑफ इंसॉल्वेंसी को लेकर है, वो अलग होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 से लेकर चैप्टर नंबर 19 वो एक हिस्सा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 20, 21 वो इंडिविजुअल और फ्रेश स्टार्ट को लेकर है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 22 है, इसका वेटेज आपके पेपर में 50 मार्क के सीआर में से इसका वेटेज 15 मार्क मिनिमम है। चैप्टर नंबर 22 जो सरफेस से एक्ट को लेकर है, जिसको लेकर आपको 15 मार्क, 50 में से 10 मार्क तो मिनिमम है, टाइम पड़ा तो 15 मार्क के लिए चैप्टर आएगा 50 में से। उसके बाद आपका चैप्टर 23 है जो आपका क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को लेकर है, वो मैं अलग से रखता हूँ। और उसके बाद चैप्टर नंबर 24, 25, 26 ये वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स है इंसॉल्वेंसी के और वाइंडिंग अप अंडर कंपनीज एक्ट के, ये मैं अलग रखता हूँ। मतलब जो लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ रहे आईबीसी उनको भी ये ब्रेकअप काम में आएगा। आपका बेसिक्स है चैप्टर 15 to 16, 15 to 19 आपके कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को लेकर है। चैप्टर नंबर 20 इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को, चैप्टर नंबर 21 फ्रेश स्टार्ट को लेकर है। चैप्टर नंबर 22 सरफेस है, चैप्टर नंबर 23 क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है और ये 24, 25, 26 ये फाइंडिंग अप को लेकर है। अब दोस्तों आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 के जैसे हमारे नोट्स बने हैं और चैप्टर नंबर 2 के जैसे नोट्स हमारे बन चुके हैं, बन रहे हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया ऑलरेडी, वैसे ही हम सारे चैप्टर के नोट्स बना रहे हैं। आपको जैसे आरसीडी में गवर्नेंस में दिया है वैसे सीआर के लिए मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट बोलते सर हमको पढ़ने के लिए कैसे वक्त मिलेगा? भैया जितने नोट्स आपको दिए हैं वही नोट्स आपको पढ़ने, आपको मॉड्यूल देखना नहीं, कोई रेफरेंस बुक देखना नहीं, कोई पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना नहीं है, सब कुछ ऑल इन वन आपको नोट्स में मिल रहा है। अब इससे ज्यादा और क्या दे सकते भाई? तो आपको सीआर का चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिव्यू मैंने यहां पर आपके सामने रखा है। और अगर आपको आई का रिव्यू समझा है, सीआर का रिव्यू समझा है, तो थम्स अप कर दो। मॉड्यूल 2 को लेकर मैंने सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिव्यू और विच चैप्टर्स टू फोकस अपॉन कैसे करना है, यहां पर आई का भी मैं एबीसी आपको बता दूं। आई के एबीसी में चैप्टर 14 to 19 ए में आएगा, चैप्टर नंबर 22 ए में आएगा, चैप्टर नंबर 24, 25, 26 बी में आएगा और उसके बाद आप में चैप्टर 20, 21 एंड चैप्टर 23 सी में आएगा। ये आपके आई का एबीसी पार्ट है। चैप्टर 20, 21 एंड चैप्टर 23 सी में, बी में चैप्टर 24, 25, 26 और ए का पार्ट आपके सामने रखा है।
क्लियर है? तो जय माता दी बोल दो। हम मॉड्यूल 2 की स्ट्रेटेजी कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल 3 में मैं पहले आपको फंडिंग का पार्ट बताऊंगा और फिर स्पेशल स्ट्रेटेजी फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड एमसीएस। जेएमडी बोल दो। हम मॉड्यूल 3 में जाएंगे। कोई सवाल है सीआर को लेकर आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स दोस्तों। आपको जो अच्छा लगे वो भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जय माता दी बोलता हूँ, वही माता के भक्त है, वादों के सख्त है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 फर्स्ट पार्ट डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज रिव्यू एंड विच चैप्टर्स टू फोकस अपॉन हमने डिस्कस कर लिया है। मॉड्यूल 3 में आपका फंडिंग एंड लिस्टिंग। दोस्तों थोड़ा सा सेशन लेंथी भले ही होगा, बट मैं आपको कहूंगा आपका हर सेकेंड आपको फ्रूटफुल लगेगा, हर मिनट आपको वर्थ लगेगा। एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको लगेगा सर मां कसम ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के बाद तो अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो भैया उसका नसीब ही खराब है, इतना बोलना चाहिए। इसके बाद तो कोई स्टूडेंट फेल होना ही नहीं चाहिए, वो पास ही होना चाहिए। बट अगर फिर भी फेल होता है तो समझना वो उसका नसीब खराब है। ओके, एक सवाल पूछा गया है सीआरआई में, केस स्टडीज आते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं आई के अंदर जो आई का पार्ट है उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इंसॉल्वेंसी के पार्ट में आपको जनरली केस स्टडीज नहीं पूछते बिकॉज वो इलेक्टिव सब्जेक्ट आईबीसी में आते हैं। तो आई में आपको जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। जो सीआर का पार्ट है इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ केस स्टडीज एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। केस स्टडीज एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दोनों। सीआर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और केस स्टडीज भी आती है। इट इज मिक्स ऑफ बोथ, बट आई में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है शशांक? दोस्तों फंडिंग और लिस्टिंग में अगेन फंडिंग 60 मार्क्स, लिस्टिंग 40 मार्क्स। भैया जो बंदा तुमको पढ़ा रहा है शुभम सर, वो जो मेहनत ले रहा है फंडिंग और लिस्टिंग आपको इसके लिए, तो मुझे आपको अलग से क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है ये बोलने की जरूरत नहीं। ही इज द राइट पर्सन, ही विल डेफिनेटली टेल यू। बट यस, अगर मैं अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो मुझे एक स्मार्ट वर्क फंडिंग में कैसे करना है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फंडिंग लिस्टिंग में वो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों फंडिंग और लिस्टिंग के अंदर देखो, फंडिंग में आपको जो 11-12 चैप्टर्स है उसके ऊपर मैं यहां पर डिस्कस करने जगह मैं आपसे ये फोकस करूंगा। आपने फंडिंग और लिस्टिंग में जो लिस्टिंग के 40 मार्क्स है जिसमें 4 चैप्टर्स है, देखो हम सब चैप्टर वाइज डिटेल रिव्यू और विच चैप्टर्स टू फोकस अपॉन बता रहे। तो लिस्टिंग जो 40 मार्क्स है जिसमें 4 चैप्टर्स है, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर है यस लिस्टिंग ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज सीबी एलओडीआर का, वो फर्स्ट चैप्टर ही 40 में से लगभग 20 से 25 मार्क के लाता है और बचे हुए 3 चैप्टर्स 15 से 20 मार्क के लाते हैं। तो जो 4 चैप्टर्स है जो 40 मार्क के लाते हैं, इस पर आपने डेफिनेटली फर्स्ट चैप्टर पर तो है, चारों चैप्टर्स पर आपने कमांड लेना चाहिए। कमांड मतलब एक्सपर्टाइज ट्रस्ट। और फंडिंग लिस्टिंग के पेपर में जाने के बाद ये वो पार्ट है जो पूरा थ्योरेटिकल होगा, जो आपने पहले लिखना चाहिए लिस्टिंग का। तो अगर आप पढ़ाई भी स्टार्ट करोगे फंडिंग लिस्टिंग की तो आपने इस 40 मार्क्स को पहले अच्छे से पढ़ लेना है, इस पर कमांड हासिल करना है, उसके बाद आप फंडिंग के अंदर आओगे। फंडिंग के अंदर बाइफर्केशन है, बट मैं फंडिंग का बाइफर्केशन आपको यहां पर देने की जगह मैं आपको दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। बट आई विल से शुभम सर इज द राइट पर्सन हु कैन टेल यू बेटर मोर देन मी। सो ओपिनियंस में डिफर, शुभम सर का ओपिनियन अलग हो सकता है, मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं फंडिंग को लेकर आपने किस तरह से फोकस करना चाहिए। फंडिंग का ये जो 60 मार्क है जिसमें अभी यहाँ पर जो 9 चैप्टर्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे मॉडल में देखोगे तो 12 चैप्टर्स है, बट यहाँ पर जो 9 चैप्टर्स दिख रहे हैं, तो इन 9 चैप्टर्स में मैं यहाँ पर कहूंगा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेस है। पार्ट 2 एंड 3 ये अलग हो गया, 4, 5 अलग हो गया, 6, 7, 8 अलग हो गया और चैप्टर 9 सेकुलराइजेशन अलग हो गया। तो इस तरह से फंडिंग को आप डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट देन सेकंड थर्ड 4, 5 एक साथ, 6, 7, 8 एक साथ और 9 एक साथ। ऐसा क्यों? आप देखना फर्स्ट में मैंने इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग दी है, वहां पर फिर प्राइवेट फंडिंग को और नॉन फंड बेस्ड को एक साथ लिखा है इक्विटी के, फिर डेब्ट फंडिंग कवर किया है, फिर फॉरेन फंडिंग आया है, अदर बोरोइंग टूल्स आया एक साथ, नॉन बोरोइंग कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आए और सेक्युरिटाइजेशन जो हम सरफेस में भी देखते हैं उसका बेस है वो अलग से लिया। आप इसके एबीसी एनालिसिस को करने की जगह वेटेड एवरेज देखो, बट लिस्टिंग के ये जो 4 चैप्टर्स है
इसमें से 40 में से आपको 26 टू 28 मार्क्स मिलने ही चाहिए। अगर आप इन 40 मार्क पर फोकस करते हो, 26 से 28 मार्क लाते हो, तो समझना फंडिंग के 60 मार्क के जितने भी चैप्टर्स है उनमें से अगर आपने 30 टू 32 मार्क्स लाया तो भी आप 60 मार्क्स लाते हो। और 30 से 32 मार्क्स 60 में से लाने के लिए आपको फंडिंग के हर चैप्टर पर एक्सपर्टाइज्ड नॉलेज होना जरूरी नहीं है। यू आर स्मार्ट इनफ, यू अंडरस्टूड माय वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बाकी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया है, यू अंडरस्टूड बेटर। अगर कोई डाउट है फंडिंग को लेकर तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। मैंने ये मेरा मॉडल स्ट्रेटेजी बनाया फंडिंग को लेकर। मैं लिस्टिंग पर फोकस करूंगा, 40 मार्क में से 27 28 लेके आऊंगा। फंडिंग के जो 12 चैप्टर्स है उनमें मैं स्मार्ट प्ले करके, जहां पर वेटेड एवरेज ज्यादा है उन चैप्टर्स पर कमांड लेकर वहां पर आउट परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। बाकी चैप्टर्स को एवरेजली पढ़ूंगा, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द 3 मॉडल्स। वेटिंग फॉर कमेंट्स। और उसके बाद अभी हम स्पेशल स्ट्रेटेजी लेंगे। फॉर ओपन बुक एग्जाम। फिर इस ओपन बुक एग्जाम में आपका एमसीएस आता है या आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है। अभी हर स्टूडेंट का हो सकता है इलेक्टिव सब्जेक्ट अलग हो, इसलिए मैं किसी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट का नाम नहीं लिख रहा हूं यहां पर। आई एम गिविंग यू स्ट्रेटेजी हाउ टू प्रिपेयर फॉर ओपन बुक एग्जाम राइट फ्रॉम 1 अगस्त से लेके आपके एग्जाम तक। ये आइडियल स्ट्रेटेजी फॉलो करो विथ लेस एफर्ट्स मोर रिवॉर्ड, विथ लेस एफर्ट्स मोर रिवॉर्ड। दोस्तों, बिफोर आई गो टू दैट, वेटिंग फॉर कमेंट्स ऑन फंडिंग एंड लिस्टिंग। अभी हमें आगे और भी जाना है, हमें हमारा टाइम टेबल देखना है 45 45 20 20 को लेकर, वो भी देखना है। उसके बाद हमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट देखना है। अभी हम स्पेशल स्टडी फॉर ओपन बुक एग्जाम पर है, जो कि जनरली कोई भी स्टूडेंट अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है और वो इन ओपन बुक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसने किस तरह से पढ़ना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट। तो भैया ये जो स्ट्रेटेजी में लिख रहा हूँ पास ओपन बुक एग्जाम के लिए, दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आप लिख लो प्लीज। अगर अभी तक का सेशन नहीं लिखा है तो लिख लो, और अभी तक का लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी लिख लो। क्या है ये स्ट्रेटेजी? मैं अगर ओपन बुक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, फिर मैं ओपन बुक कह रहा हूँ, फिर उसमें एमसीएस हो या कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, वो एमसीएस भी ओपन हो गया, किसी भी ओपन बुक एग्जाम के लिए अगर मुझे प्रिपेयर होना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करके, स्टडी द ट्रेंड एनालिसिस, द ट्रेंड, स्टडी द ट्रेंड। अब भले ही स्टडी द ट्रेंड क्यों मैं कह रहा हूं, ये ट्रेंड को स्टडी करके मुझे पता चलेगा मेरे सोर्स ऑफ बुक्स। ट्रेंड को क्यों स्टडी करना है? ट्रेंड को हमें यहां पर स्टडी इसलिए करना है कि भैया मेरे इस ओपन बुक एग्जाम के लिए मुझे कौन से सोर्स ऑफ बुक्स को रेफर करना है। और जब तक एमसीएस का सवाल है, मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं, शुभम सर के जो नोट्स है वो बेस्ट है। योद्धा है, योद्धा है ना, और क्या क्या नाम है भाई, योद्धा, अभ्यासिका, तो भैया वो जो नोट्स दी बेस्ट है। बट फिर भी आपको पास्ट एग्जाम के स्टडी द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, किस तरह से केस स्टडीज क्वेश्चन आते हैं। मैं इलेक्ट ओपन बुक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को ओपन करूंगा, उनको पढ़ूंगा, ट्रेंड स्टडी करूंगा, स्टडी करके फिर मेरे सोर्स ऑफ बुक्स डिफाइन करूंगा। अच्छा, मुझे ये बुक पढ़ना है, इस तरह से सारथी पढ़ना है, योद्धा पढ़ना है, अभ्यासिका पढ़ना है, जो भी है मैंने वो सोर्सेस डिफाइन कर दूंगा। उस सोर्सेस को डिफाइन करने के बाद ध्यान से सुनना, मैं जो सोर्सेस डिफाइन किए उनको रीडिंग वंस एंड मार्किंग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैं जिस सोर्स में से पढ़ रहा हूं उन सोर्स को डिफाइन कर दिया, उन सोर्स को सामने रखकर मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के हर क्वेश्चन मेरे उस सोर्स के अंदर मुझे मिलना चाहिए, हर क्वेश्चन मिलना चाहिए, हर क्वेश्चन मिलना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूं,
अब इसके लिए स्टूडेंट कहते हैं सर सोर्स कैसे ढूंढने का, तो जो भी सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, मेरी बात ध्यान सुना, उस इलेक्टिव सब्जेक्ट के शुरू में आईसीएसआई के मॉड्यूल में इंडेक्स के बाद रेफरेंस ऑफ बुक्स दिया था, रेफरेंस ऑफ बुक्स। अब उन रेफरेंस ऑफ बुक्स में जनरली शुरुआत के पहले 2 बुक्स, शुरुआत के पहले 2-3 बुक्स और आखिरी का लास्ट का एक आध बुक, शुरुआत का पहले 2-3 बुक्स, लास्ट का एक आध बुक में से रेफरेंस ज्यादातर आता है। आप उसको रेफर कर सकते हो, यूज कर सकते हो, बट आपने रेफरेंस बुक पहले ही डिसाइड करना चाहिए। सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है ओपन बुक एग्जाम के लिए, बिकॉज सोर्स गलत हुआ सब कुछ फेल हो गया। एक बार सोर्स डिफर हो गया, रीडिंग वंस, क्योंकि आपको लर्न कुछ नहीं करा जा रहा ओपन बुक एग्जाम में। अभी तक जैसे स्टडी दिया है, नोट्स बनाओ आपके खुद के, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको एक बार सिर्फ पढ़ना है अंडरस्टैंड करने के लिए, भैया किस तरह के क्वेश्चंस आए और कैसे उधर लिंक करते आना चाहिए, और मार्किंग करना है विद द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। और उसके बाद ऐसा एक बार कर लिया, रीडिंग एक बार कर लिया, उसके बाद आपको सैंपल, ये जो मैं बता रहा हूं सैंपल सॉल्विंग, ये मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है अब ओपन बुक एग्जाम के लिए। सैंपल सॉल्विंग ऑफ एटलीस्ट 3 पेपर्स इन एग्जाम कंडीशन। मैं इसमें रेकमेंड करूंगा हो सके तो कोई मॉक टेस्ट पेपर ले लो, कोई टीचर जो आपका वो सब्जेक्ट है उसका मॉडल टेस्ट पेपर ले लो, या फिर कुछ नहीं तो आईसीएसआई का पेपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको किस लिए करना मैं आपको बताऊंगा। सैंपल सॉल्विंग ऑफ एटलीस्ट 3 पेपर्स इन एग्जाम कंडीशन। आप जब ये किसी अलग मॉक टेस्ट पेपर से करोगे दोस्तों, आपने जो सोर्स यूज किया था, जो सोर्स आपने यूज किया है, जो रीडिंग आपने किया है, क्या वो सोर्स को और आपके रीडिंग को आप उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में दिए हुए क्वेश्चन के साथ लिंक कर पा रहे हो क्या? 3 घंटे में, 3 घंटे में आप बराबर से सारे क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढकर उसको लिख पा रहे हो कि नहीं? मैं अगेन कहूंगी ये एटलीस्ट 3 पेपर्स जरूरी है। क्यों? पहली बार हो सकता है आप टाइम ज्यादा लगे, सेकंड टाइम ज्यादा लगे, थर्ड टाइम आपको मे भी कम समय लगे, बट ऐसा 3 पेपर्स करने के बाद जो मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी के 2 पॉइंट्स है। यहां पर मैं आफ्टर द पेपर्स आई विल नोट डाउन माय स्वॉट एरियाज। मतलब उस ओपन बुक एग्जाम के कौन सा एरिया है जो मुझे बहुत इजीली समझ में आ रहा है और इजीली मैं उसके आंसर ढूंढ पा रहा हूं, वो कौन से एरिया जिसे आंसर ढूंढने में मुझे वीकनेसेस है, वो कौन से एरिया है जिस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है, अपॉर्चुनिटी है, और कौन सा एरिया मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये मेरे स्वॉट एरियाज को नोट डाउन करने के लिए मेहनत है दोस्तों। ओपन बुक एग्जाम के लिए ये जो मैंने स्टेप पैटर्न बताया, पहले पेपर का पैटर्न ट्रेंड स्टडी करो, उसके अनुसार मेरा सोर्स ऑफ बुक्स डिफाइन करो, उसके बाद मैं जो बुक्स डिफाइन किया उसमें से एक बार पढ़ लो और क्रॉस चेक करो कि वाकई में मेरा वो पैटर्न हेल्प कर रहा है कि। उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर्स, ये आइडल होगा, मैं कहूंगा यू कैन गूगल आउट, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी टीचर के मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा। आईसीएसआई के क्वेश्चन पेपर्स को छोड़कर तो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज आपने उसी आईसीएसआई के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़कर क्या किया, ट्रेंड डिफाइन किया। तो आप कोई और मॉक टेस्ट पेपर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। उसका सैंपल सॉल्विंग करो और देखो कि बराबर आपका सोर्स उसके लिए हेल्प कर रहा है क्या। और वो पेपर 3 घंटा सॉल्व करने के बाद ये जो पार्ट है ना, ये भूलना नहीं है। वो पेपर का आपने खुद आपका रिव्यू करना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। भैया इस पेपर में आपको कौन से टॉपिक्स में आपको लगा कि बहुत इजी था, वो स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत हुई, वो वीकनेस है, कौन से टॉपिक में और बेहतर कर सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी है, और कौन सा टॉपिक बिल्कुल नहीं आया, वो थ्रेट है। आपको ये एरियाज, स्वॉट एरियाज को आइडेंटिफाई करने के बाद फोकस ओनली ऑन दी SWOT areas as follows। मैं सबसे पहले मेरे अपॉर्चुनिटी वाले एरियाज पर फोकस करूंगा, फिर वीकनेस वाले एरियाज पर, फिर थ्रेट वाले एरियाज पर, और फिर स्ट्रेंथ वाले एरियाज पर। मतलब SWOT एरियाज पर मेरा वेटेड एवरेज जो टॉपिक्स का बनेगा अब उस ओपन बुक एग्जाम, वो इस सीक्वेंस बनेगा। अपॉर्चुनिटी वाला एरिया पर मुझे पहले फोकस क्यों करना है, वो मेरा जल्दी स्ट्रेंथ बन सकता है। मुझे वीकनेस वाले एरिया पर फोकस करके एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तक लेके आना है। जो स्ट्रेंथ वाला फोकस, थ्रेट वाला फोकस है, थ्रेट वाला एरिया है, उसमें एटलीस्ट वीकनेस और अपॉर्चुनिटी में लेके आओ। मतलब मुझे कोशिश करना है मेरे इस OWTS पर फोकस करके मैं हर एक टॉपिक को SO में लेके आऊं। कोई भी टॉपिक मेरा वीकनेस ना रहे, कोई भी टॉपिक मेरा थ्रेट ना रहे। अपॉर्चुनिटी रह सकता है, बट जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स है वो जब मुझे क्लियर होगा,
तो ओपन बुक एग्जाम में पेपर में जाने के बाद मेरे स्ट्रेंथ वाले एरियाज जहां जहां पर क्वेश्चंस होंगे, मैं पहले उन क्वेश्चंस के और उन केस स्टडीज को पहले लिखूंगा। मतलब मेरा विजन थॉट प्रोसेस क्लियर है कि मेरे स्ट्रेंथ वाले एरियाज के जो टॉपिक्स है उन पर आने वाले क्वेश्चन पर मुझे ज्यादा फोकस करना है। ये जो मैंने आपको अभी यहां पर दिया है पैटर्न, study the trend, source of the books to be defined, reading once and marking with the previous year question paper, sample solving of at least 3 papers। ये भूलो मत प्लीज, ये 3 करना है। सुमल सर 1 कर दिया बहुत हो गया, नहीं, ये प्लीज फॉलो करो। आपको ये धीरे धीरे करके कमांड करे। और मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है 2, आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, मुझसे लिख कर लो। ये स्ट्रेटेजी करने के बाद आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में दोनों में ओपन बुक एग्जाम्स में 60+60 मार्क्स आने ही चाहिए। इसे ओपन बुक एग्जाम आपने सही सोर्स डिफाइन कर लिया, आपने सैंपल सॉल्विंग कर दिया 3 पेपर्स का, आपने उसका नोट डाउन कर दिया स्वॉट एरियाज और आपके अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट्स और स्ट्रेंथ्स पर उस तरह से फोकस किया और सबको स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। आपको अगर ये 2 सब्जेक्ट में 120 मार्क आते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, 120 मार्क आते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, भले ही सीआरआई आरसीडी में पढ़ा रहा हूं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मॉड्यूल 1 में गवर्नेंस में आपको मान लो मैं कहता हूं 55 मार्क आते हैं, 55 आते हैं। आपको ड्राफ्टिंग में 55 आते हैं। भैया 4 सब्जेक्ट का, मेरी बात ध्यान सुनना, 4 सब्जेक्ट का आपका स्कोर हो गया 230 मार्क। दोस्तों 4 सब्जेक्ट का स्कोर हो गया 230 मार्क। मैं पहले हमारे उन स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूं जो भैया पास होना चाहते तीनों मॉड्यूल में। रैंक वाले स्टूडेंट्स तो इसके बहुत खुश हो जाएंगे। 4 सब्जेक्ट जो आपके एमसीएस और इलेक्टिव और यहां पर मैं लिख रहा हूं गवर्नेंस एंड ड्राफ्टिंग, ये 4 सब्जेक्ट का स्कोर अगर आपका 230 मार्क है दोस्तों, तो आप मुझे बोलो बचे हुए 5 सब्जेक्ट में, बचे हुए 5 सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर करना है? बचे हुए 5 सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना है टू क्लियर ऑल द 3 मॉड्यूल्स से इज 45, मतलब मैं पहले लिखूंगा 220 मार्क्स, जिसको अगर हम डिवाइड करें तो वो होता है, बोलो 44 मार्क्स, 44 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। मतलब बचे हुए 5 सब्जेक्ट जिसमें मैं लिख रहा हूं आपका टैक्स, आपका सीआरआई, आपका डीडी, आपका आरसीडी, आपका फंडिंग, ये 5 सब्जेक्ट में 44 मार्क्स ईच अगर लाते हो तो भी आप तीनों मॉड्यूल क्लियर हो। काहे को 2 मॉड्यूल देने के? अरे भाई अगर आप इन 5 सब्जेक्ट में 44 के ऊपर एक भी मार्क बढ़ाओगे तो आपका ऊपर के उन 4 सब्जेक्ट के ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब अगर आपने टैक्स में 44 की जगह 55 स्कोर किया, सीआरआई में 50 स्कोर किया, डीडी में 50 स्कोर किया, आरसीडी में 50 स्कोर किया, फंडिंग में 55 स्कोर किया, तो भी आपका स्कोर 110 एंड कितना हुआ? मतलब यहाँ पर एक्सेस आपको मिल गया 11 मार्क, यहाँ पर एक्सेस मिल गया 6 मार्क, यहाँ पर एक्सेस मिल गया 6 मार्क, यहाँ पर एक्सेस मिल गया 6 मार्क, यहाँ पर एक्सेस मिल गया 11 मार्क, 22 और 18, आपको भैया 40 मार्क तो ऐसे एक्सेस मिल गए। तो ये जो 230 मार्क है, ये 40 मार्क एक्सेस मिल गए, तो भैया ये 40 मार्क जब 450 के अंदर ऐड होंगे 490, यू कैन कम इन मेरिट, यू कैन कम इन मेरिट। मैं तो कह रहा हूं इस तरह से स्मार्ट वर्क का प्लानिंग करो दोस्तों। सुनते नहीं सर मैं हर सब्जेक्ट में 70+ लाना चाहता हूं। भैया रैंक जो AR1 है ना, वो भी हर सब्जेक्ट में 70+ नहीं लाता है, वो हर सब्जेक्ट, बिकॉज ही आल्सो फोकस ऑन स्वॉट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। कौन से टॉपिक्स बन सकते हैं ये मैंने आपके सामने रखा। अरे बोलो भाई, वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी दी ओपन बुक एग्जाम के लिए, उसको लेकर आपका सवाल कुछ है और आपको अच्छा लगा है तो कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट। ये जो मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से स्मार्ट वर्क करके हम आउट परफॉर्म करें, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करो, कोई डाउट है तो सवाल पूछो। वी मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट पार्ट, दैट इज द टाइम टेबल, और उसके बाद लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो बहुत सबसे अहम कड़ी है, इसको इग्नोर नहीं करना है। सोचते रहे वो हमको पता है, वो पता है, जब मैं बोलूंगा आप बोलोगे यार धत तरीके ऐसा पता ही नहीं था। स्टूडेंट कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत आरसीडी में डर लग रहा है, मुझे ना बहुत सीआरआई में डर लग रहा है, मुझे बहुत फंडिंग में डर लग रहा है। अरे डर लग रहा है डजंट मैटर, ये स्मार्ट वर्क करना। इलेक्टिव सब्जेक्ट सर ने कहा ये स्मार्ट वर्क, सर ने कहा गवर्नेंस, सर ने कहा इस तरह से ड्राफ्टिंग। भैया जहां पर मैं आउट परफॉर्म कर सकता हूं उन सब्जेक्ट को छोड़ना ही नहीं, उन सब्जेक्ट को छोड़ना ही नहीं है दोस्तों। यहां पर ये पार्ट
जो हमारा है स्पेशल स्टडी फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किया है। और मैं अगेन कह रहा हूं ये इलेक्टिव स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो दोस्तों, ओपन बुक एग्जाम और इलेक्टिव किसी भी इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए। आप पेपर के बाद मुझे बोलोगे मॉडल मॉक टेस्ट पेपर दे सर आपने क्या स्ट्रेटेजी दिया था, मां कसम उसमें हमको कभी दिक्कत ही नहीं। यहां पर ये होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज टाइम टेबल हमारा। अब दोस्तों ये टाइम टेबल मैं अगेन कहूंगा, जो हमारे कोई और दिसंबर 21 को छोड़ के कोई और स्टूडेंट है तो इसको फॉरवर्ड करके आगे देख लो सीधा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। बट जो दिसंबर वाले स्टूडेंट्स है आपको ये टाइम टेबल काम में आएगा। जून वाले स्टूडेंट्स, दिसंबर 22 वाले स्टूडेंट्स इसको यूज कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ये टाइम टेबल में मैंने इस तरह से आपको ब्रेकअप किया दोस्तों, ये आपने ध्यान से सुना। मैं आपको इस टाइम टेबल में, मेरे पास सुनना, मैंने इसको ब्रेकअप ऐसे किया है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, 1 अगस्त टू 15 सितंबर, मैं गिन रहा हूं 16 सितंबर टू 31 अक्टूबर, 1 नवंबर टू 20 नवंबर एंड 21 नवंबर टू 10th ऑफ दिसंबर। ऐसे मैं गिन रहा हूं। और फिर आखिरी का 10 डेज 11th ऑफ दिसंबर से लेकर 20th दिसंबर, ये अज्यूम करके कि 21 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये 45, 45, 20, 20 और 10 का स्ट्रेटेजी है। और इस स्ट्रेटेजी में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो फर्स्ट 45 डेज है, आप, मैं बोलूंगा नहीं आप 12 घंटे पढ़ो, पॉसिबल नहीं है। आपकी क्लासेस चल रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हो, आपकी कॉलेज के प्रैक्टिस है, काफी कुछ आपके पीछे। तो इन फर्स्ट 45 डेज में आपको बट इससे कम नहीं करना, 6 आवर्स अ डे। भैया आपके अगर क्लास भी चल रहे होगे ना दोस्तों, आपको क्लास इस तरह से मैनेज करते आना चाहिए। 6 आवर्स अ डे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। क्लास इज नॉट स्टडीज, मैं आगे बताऊंगा, क्लास इज नॉट स्टडीज। 6 आवर्स अ डे स्टडी होनी चाहिए। अगले 45 डेज में 9 आवर्स अ डे स्टडी होनी चाहिए। इन 20 डेज में 12 आवर्स अ डे स्टडी होनी चाहिए। और ये आखिरी के 10 दिनों में मैं अगेन 12 आवर्स लिखूंगा। तो भैया आपको ये मोमेंटम, जैसे मतलब 6 घंटा पढ़ाई के, 9 घंटा, 12 घंटा, 1 घंटा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 के, वो कैसे कौन से मॉड्यूल का क्या पार्ट पढ़ना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। और आपको जो बताऊंगा आप बोलोगे यार सर टाइम टेबल नहीं, आपने तो मंत्रा दे दिया, आपने सिर्फ सब्जेक्ट वाइज रिव्यू नहीं दिया, आपने हमें मंत्रा दे दिया कि वो सब्जेक्ट में भी हमें क्या पढ़ना है। तो भैया ये जो पार्ट है अभी मैं इस पर फोकस कर रहा हूं, फर्स्ट 45 डेज के ऊपर। इस फर्स्ट 45 डेज की लेकर जब मैं बात करूंगा, इस फर्स्ट 45 डेज को लेकर जब मैं बात करूंगा, ध्यान रखना ये स्ट्रेटेजी मैंने टुकड़ों में इसलिए डिवाइड की है। देखो ये पेपर पे अच्छी लगती है, आपने इसे एग्जीक्यूट भी करना है, बट इसमें कंटिन्यूएंसीज हो सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटेजी में कहीं पर फेल होते हो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको थोड़ा सा अलग से गाइड कर दूंगा, आप वैसे फॉलो करो, बट रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ व्हाट्सएप करो। ये आइडियल स्ट्रेटेजी 6 आवर्स अ डे में जब आप इस तरह से करोगे तो आपको करना क्या है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जो आपको फर्स्ट 45 डेज में पढ़ना है, मैं लिख रहा हुआ वो लिख लो, वो लिख रहा हूं आपको। मॉड्यूल 1 में जीएसटी और टैक्स का जो मैंने एबीसी एनालिसिस का ए पार्ट जो आपके पेपर में 40 मार्क्स के लिए आएगा, जीएसटी का चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड कस्टम्स एंड एफटीपी जो 10 मार्क्स, जीएसटी का 2, 3, 4 में समझ रहा हूं 30 मार्क्स के लिए 60 में से, और ये 10 मार्क्स 40 ए पार्ट आपको इन पहले 45 दिन में कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको गवर्नेंस का जो हमारा ए पार्ट है, मैं लिख रहा हूं रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट जो 40 मार्क का है वो कंप्लीट करना है। वो 40 मार्क का होने के बाद मैं यहां पर आ रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आपको यहां पर फर्स्ट 45 डेज में आरसीडी 100% कंप्लीट करना है, बिकॉज ये वो सब्जेक्ट है जहां पर आप डे 1 से जब पढ़ोगे एग्जाम के वक्त आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। मेरी बात ध्यान सुना, इस पेपर में जाता स्टूडेंट नर्वस रहते हैं, इसलिए ये सबसे पहले कंप्लीट करना है ताकि इसके बाद इसका सिर्फ रिवीजन हो। 100% कंप्लीट करना है। वो ब्रेकअप भी मैं आपको देता हूं, डोंट वरी। उसके बाद आप लोग, मैं कहूंगा
कंप्लायंस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल ऑडिट और डीडी में आप लोग सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क का कंप्लीट करोगे। बट 40 मार्क का कौन सा, मैं कह रहा हूं ए पार्ट। ए पार्ट कौन सा आएगा, जो मैंने आपको कहा है वेटेड एवरेज के हिसाब से, जो पिछले 4 पेपर्स में से आप वेटेड एवरेज बना के डीडी और कंप्लायंस मैनेजमेंट और सेक्रेटरियल ऑडिट के चैप्टर्स गिनोगे, जो चैप्टर्स 40 मार्क के लिए कवर हो रहे हैं, फिर उसमें कंप्लायंस के 1-2 हो सकते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट के 1-2 हो सकते हैं, ऐसे दोनों चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन मिला के 40 मार्क का आपको ये पार्ट कंप्लीट करना है। पर यस और नो सब लोग है ना। और ऐसा करते वक्त अपने एमसीएस प्लस इलेक्टिव सब्जेक्ट जो भी आपका है, जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका है, उस इलेक्टिव सब्जेक्ट का आपको स्ट्रेटेजी एंड सोर्स डिफाइन करके रख देना है, प्लस रीडिंग फ्रॉम द सोर्स करते रहना है। मैंने पेपर सॉल्विंग नहीं कहा है, पेपर सॉल्विंग नहीं कहा है। फर्स्ट सोल्व इतना कैसे करेंगे 45 डेज में, अरे बहुत आसान स्ट्रेटेजी दी मैंने इन फर्स्ट 45 डेज में। कैसे, सुनो आप, ये जो जीएसटी का पार्ट है, अब 45 दिन हर रोज आपको 2 घंटा करना है। मतलब इस ए पार्ट को सिर्फ कंप्लीट करने के लिए आपको 90 आवर्स मिल रहे गधो। मैं कहूंगा इसमें जो भी आपका अगर ये 40 घंटे में कवर हो गया, तो उसका जो भी एक्सेस हिस्सा है वो आपको एमसीएस और इलेक्टिव के लिए रखना है और आरसीडी के लिए यूज करना है। किसके लिए यूज करना है, आरसीडी के लिए और एमसीएस इलेक्टिव के लिए। आरसीडी के लिए, एमसीएस इलेक्टिव के लिए यूज करना है। सब लोग हैं ना मेरे साथ। गवर्नेंस के लिए आपको एवरीडे, आई से एवरीडे 45 मिनट्स में 1 घंटा ले लो, चलो 1 घंटा आपको देना है इन 45 दिनों में। अगर आप 1 घंटा देते हो, 45 आवर्स, भैया रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, हमारे लेक्चर्स ही 30 घंटे के हैं, तो आपको 45 आवर्स दे रहा हूं। मतलब इन पहले 90 आवर्स में से आपका ये जो ए पार्ट है ना, वो 40 घंटे में होना चाहिए। मैं 50 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूं। इस 45 घंटे में से आपका ये रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस मैनेजमेंट सब मिलाकर मैं कहूंगा 20 घंटे में होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको 25 आवर्स एक्स्ट्रा दे रहा हूं। यहाँ पे 25 आवर्स एक्स्ट्रा, यहाँ पे 40 आवर्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपके पास, 50 आवर्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। सो एक्स्ट्रा आवर्स 40 घंटे होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा आवर्स यहाँ पर कितना आ रहा है आपको, 50 आ रहे हैं। मैं बताऊंगा 50 आवर्स एक्स्ट्रा यहाँ पर। इसको मैं रख करता हूं, तो एक्स्ट्रा 50 एंड 25 आ गया। हमारा जीएसटी और गवर्नेंस का पार्ट हो गया। भैया जो हमारा कंप्लायंस मैनेजमेंट, सेक्रेटरी ऑडिट और डीडी है, उसके लिए 1 घंटा दे दिया, 45 आवर्स। अगेन ये हमारा 20 घंटे में होना चाहिए, तो भैया यहां पर भी हमें एक्स्ट्रा 25 आवर्स आ रहे। तो सर 6 घंटा रोज पढ़ना है, मैंने अभी तक आपको 2 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा दिया है। तो भैया जो 4 घंटा दिया है उसमें अब आपको, मेरी बात देखो, अब उसमें अब आपको 2 घंटा एमसीएस और इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए दे रहा है। मतलब आपको 90 आवर्स मिलेगा। पर अगर एमसीएस इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी, सोर्स डिफाइन करना है और सोर्स को रेडी करके सोर्स को पढ़ना स्टार्ट करना है, जो कि आप पूरा सोर्स डिफाइन कर पाओगे, पढ़ पाओगे 50 आवर्स में, तो आपको यहां पर अगेन 40 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सर आपने आरसीडी का टाइमिंग दिया ही नहीं। भैया क्यों नहीं दिया, आपको समझ में आ रहा है? 40 घंटे एमसीएस के एक्स्ट्रा, 25 घंटे डीडी के एक्स्ट्रा, 65, 25 घंटे गवर्नेंस के एक्स्ट्रा, 90 और 50 घंटे जीएसटी के एक्स्ट्रा, 140 घंटे आपको आरसीडी के मिल रहे। अगर मैं आपको पहले आरसीडी के 140 घंटे बोलता तो आपको यकीन ही नहीं होता। मैंने जो स्ट्रेटेजी पे आपको दी है, समझा है कि नहीं मुझे बोलो। कैसे आरसीडी 100 मार्क का 140 घंटे, रेगुलर बैच हमारा 120 घंटे का है, आपको 140 घंटे मिल रहा है, 100 से 120 घंटे का। तो आप आरसीडी को तो डेढ़ बार पढ़कर अच्छे से उसको फिल्टर करके पढ़ लोगे, कमांड ले लोगे। भैया ये 140 घंटे जैसे मैंने दिया है, तो अगर हम इसको समझे तो क्या होगा, जीएसटी मुझे कंप्लीट करना है 40 घंटे में, गवर्नेंस मुझे कंप्लीट करना है 20 घंटे में, मैं डीडी कंप्लीट करूंगा 20 घंटे में, मैं एमसीएस इलेक्टिव का पार्ट कंप्लीट करूंगा 50 घंटे में,
तो भैया 50 और 40 90 और 20 110 और 20 130, और जो मुझे 45 दिनों में जो लगभग कितने 45 दिन इंटू 6 घंटा पढ़ना है, मतलब मुझे लगभग बोलो कितने आवर्स मिल रहे, 300 आवर्स, 130, लगभग 270 आवर्स मिल रहे। उस 270 आवर्स में मैं यहां पर ये सब कुछ जो है जो कंप्लीट करो, आप लोग बहुत चुके हो जाओगे जब आप पता चलेगा, अरे देखो ये तो अभी शुरुआत है। मैं 140 घंटे आरसीडी को दे रहा हूं, मतलब आपको पता है 15 सितंबर तक आपकी कितनी पढ़ाई हो रही है। भैया इस बात पर मुझे आपका कमेंट जरूर चाहिए, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स और लाइव वाले स्टूडेंट्स, आपका कमेंट चाहिए इस बात पर। यहां पर आपका जीएसटी हो रहा है 40 मार्क का, आपका गवर्नेंस हो रहा है 40 मार्क का, आपका आरसीडी हो रहा है 100 मार्क का, आपका डीडी हो रहा है 40 मार्क का, आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट दोनों मैं गिन रहा हूं 100 200 मार्क्स, बट मैं उसको 100 मार्क्स ही गिनता हूं बिकॉज आपने अभी तक उसका रीडिंग पार्ट कंप्लीट किया, अभी तक इवैल्यूएशन राइटिंग नहीं किया। तो भैया मैं मानता हूं जो भी आपने क्लास में किया वो बोनस है, 1 अगस्त से मैं एक्स्ट्रा काउंट कर रहा हूं, तो 40 और 40 80 और 100, बोलो 180 और 40 220 और 100 320। भैया 320 मार्क्स आउट ऑफ 900 मार्क्स आर कवर्ड, 1/3 ऑफ योर सीएस प्रोफेशनल इज कवर्ड, जिसमें मैंने एमसीएस और इलेक्टिव सब्जेक्ट को 50-50 वेटेज दिया है। हालांकि वो 100 मार्क का हमारा सोर्स डिफाइंड कंटेंट हो जाएगा। अरे बोलो भाई 40 मार्क का गवर्नेंस, 40 मार्क का जीएसटी, 100 मार्क का आरसीडी, 40 मार्क का डीडी और 100 मार्क का आपका एमसीएस। तो रेशमा इट कम्स टू 320 मार्क्स, 1/3 मार्क्स 15 सितंबर तक। भैया ये स्मार्ट वर्क है, ये स्मार्ट वर्क है। अगर ये 15 सितंबर तक का पॉइंट सबको क्लियर है तो वेटिंग फॉर कमेंट्स, तो मैं आपको 16 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के लिए बताऊंगा। आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो डेज। मैंने आपने शुरुआत में क्या पढ़ना चाहिए वो आपको दिया है। यस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन नाउ। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मुझे डिस्कस करना है फटाक से। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर में सर आपने ये जो स्ट्रेटेजी दिया है, आप ये तीनों मॉडल के दे रहे हो? यस मैं आपको तीनों मॉडल के दे रहा हूं। 16 सितंबर से 31 अक्टूबर में। ध्यान रखना मैंने अभी तक आपको ड्राफ्टिंग का कुछ भी नहीं दिया था, बिकॉज 16 सितंबर से अब आपका ड्राफ्टिंग, जो मैंने आपको चैप्टर वाइज रिव्यू दिया था ना कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, अब आपका ड्राफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपका जीएसटी एंड डीटी का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मैं कहूंगा डीटी का पार्ट एंड अदर्स, जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें फिर आपका मैं कहूंगा एथिक्स, गवर्नेंस के अंदर एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी का पार्ट प्लस गवर्नेंस का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। फिर इसमें क्लास चालू है तो बेटा मैंने जो बताया वो स्ट्रेटेजी तुम्हें फॉलो करना है। क्लास के अंदर तुम्हें उस तरह से पैटर्न एडजस्ट करना है बेटा। यू कैन कस्टमाइज इट, जो मैं बता रहा हूँ यू कैन शिफ्ट दैट। अभी जब मैं यहाँ पर बताऊंगा निधि बेटा, जब मैं पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा तुम्हें उसके हिसाब से कस्टमाइज करना है। मैंने कहा तुम किसी एक टॉपिक को जो नीचे दिया है वो ऊपर ले सकते हो और ऊपर के टॉपिक को नीचे ले सकते हो एज पर योर टॉपिक्स एंड क्लास व्हिच आर गोइंग ऑन। ये आपको फॉलो करना है, ये बोलो मत इस तरह से। उसके बाद फंडिंग एंड लिस्टिंग का पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात है, सर ने गवर्नेंस टच कर लिया, ड्राफ्टिंग टच कर लिया, मॉड्यूल 1 में से डीडी, मॉड्यूल 1 के में से गवर्नेंस, ड्राफ्टिंग, टैक्स तीनों टच हो गया। अच्छा मॉड्यूल 2 में हमारा आरसीडी टच हो गया, डीडी टच हो गया, सीआर अभी टच नहीं किया, सीआर क्या ऊपर में आऊंगा। उसके बाद आपका मॉड्यूल 3 के अंदर इलेक्टिव हो गया, फंडिंग स्टार्ट कर लिया, तो भैया यहाँ पे सीआर। अब आपका 16 से 31 अक्टूबर 9 आवर्स का डे है। कितना? 9 आवर्स का डे। तो मैं आपको बताऊं ड्राफ्टिंग में आपको हर रोज जो आपको नोट्स बनाने हैं उसके लिए 2.5 घंटा देना है, 2.5 आवर्स मेहनत लेनी पड़ेगी। 60 मार्क लाना है तो मेहनत लेनी पड़ेगी उसके 19 क्वेश्चन पेपर्स के उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए। फिर मैं लिख रहा हूं फंडिंग और लिस्टिंग के इस पार्ट को अगेन आप 2 घंटा दोगे, 4.5 घंटे। फिर आप
सीआर के पार्ट को हल से 2 घंटा दोगे, 6.5 घंटे, एंड डीटी अदर्स और एथिक्स इसको 2.5 घंटा दोगे। मतलब एक दिन डीटी, एक दिन एथिक्स सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस, एक दिन डीटी, एक दिन एथिक्स सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस, 2.5 घंटा। इस तरह से 9 आवर्स का बाइफर्केशन दिया। एंड ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है, ध्यान से सुनना, ये बोलो मत, मंडे टू फ्राइडे ओनली। सैटरडे एंड संडे will be only for revision of all topics studied so far। फिर इसमें 1 अगस्त से 15 सितंबर में जो भी आपने पढ़ा है, जो नोट्स बनाए, उसके रीडिंग के लिए सैटरडे संडे। इलेक्टिव सब्जेक्ट के ऊपर कमांड लेने के लिए सैटरडे संडे। जो अभी आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसके नोट्स के रिवीजन के लिए सैटरडे संडे विल बी रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर द रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक्स स्टडीड सो फार। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये ऊपर का स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करना है 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, इसमें आपके सारे 9 के 9 सब्जेक्ट्स क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप सैटरडे संडे में आपका डीडी का जो पार्ट है इसको पढ़ सकते हो। 40 मार्क के बाद जो डीडी का पार्ट बचा है वो सैटरडे संडे में ले सकते हो। मतलब जो भी पार्ट अनटच था वो आप इस सैटरडे संडे में कवर करोगे। अगर ये पार्ट जो मैंने आपको बताया सैटरडे संडे का और ये स्ट्रेटेजी आपको समझा है तो थम्स अप करो। कोई सवाल है तो कमेंट करो। मैं 31 अक्टूबर तक का ये आपको प्लान दिया जहां पे 9 आवर्स से डे आप पढ़ोगे 16 सितंबर से। वेटिंग फॉर कमेंट्स। दोस्तों बहुत सोच समझ कर ये प्लान बनाया, जिसमें मंडे टू फ्राइडे पढ़ोगे और सैटरडे संडे एक अलग स्ट्रेटेजी होगी जिसमें आप रिवीजन पढ़ोगे, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे ना दोस्तों, ध्यान रखना कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सैटरडे संडे का रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अभी तक का पढ़ाई किया होगा, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन। इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन, जो बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। और ये 16 से 31 अक्टूबर तक का पार्ट आपका होने के बाद अगर आप आपके कमेंट्स दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा 1 नवंबर से। बाय 1 नवंबर मैं आपको बता रहा हूं, अभी मॉडल वाइज जा रहा हूं। बाय 1 नवंबर आपका ड्राफ्टिंग सब कुछ रेडी हो गया होगा, आपका गवर्नेंस रेडी हो गया होगा, आपका टैक्स रेडी हो गया है। मॉडल 1 जो भी आपका पढ़ाई है सब कुछ रेडी है। मॉडल 2 में आपका आरसीडी तो ऑलरेडी हो चुका है, रिवीजन के साथ हो चुका है, बिकॉज आरसीडी पहले 45 दिनों में किया है और अगले 45 दिनों में रिवीजन भी किया है। आरसीडी रिवीजन के साथ रेडी है। सीआरआई आपका एक बार हो चुका है वंस, एंड हल से डीडी आपका 40 मार्क का रिवीजन के साथ रेडी है और 60 मार्क का एक बार हो चुका है वंस। मॉड्यूल 3 में आपका फंडिंग एंड लिस्टिंग मैं कहूंगा यहां पर हो सकता है आपका 40 मार्क रिवीजन के साथ रेडी है और जो 60 मार्क है वो वंस ओवरव्यू हुआ है। इलेक्टिव एंड एमसीएस ये 100% हो चुके हैं 200 मार्क्स के लिए सब कुछ। तो दोस्तों ये जब 1 नवंबर को आप बैठोगे आपके पास ये सामने होना चाहिए, और ये होने के बाद ये सामने, इसमें कुछ स्टूडेंट्स का ऊपर नीचे हो सकता है, बट इस तरह से होने के बाद 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आपको एक्सपर्टाइज्ड एंड कमांड लेना है ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन योर स्वॉट एनालिसिस। सब लोग लिख रहे हैं ना जो मैं बता रहा हूं, योर स्वॉट एनालिसिस। मैं चाहता हूं कोई एक स्टूडेंट हमारा ये सेशन होने के बाद मुझे प्लीज अच्छे हैंडराइटिंग में जिसने लिखा है मुझे प्लीज व्हाट्सएप करना। कौन करेगा भैया, पहले मुझे यहां पर बोलो जिसने बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में अभी तक सब कुछ लिखा है, ऐसा कौन है यहां पर। 1 नवंबर से 20 नवंबर का एक्सपर्टाइज्ड एंड कमांड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स विथ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से सीक्वेंस में मुझे जाना है। कौन अच्छा लिख रहा है, किसने बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखा है, एकदम बेस्ट हैंडराइटिंग में अभी तक, बोलो फटाक से। जानवी, निधि, आयुषी, लड़कियां ही होती ज्यादातर, शगुफ्ता,
लड़कों का थोड़ा सा कम होता है हैंडराइटिंग। अच्छा, लड़के बाकी चीजों में ज्यादा स्मार्ट होते हैं ना, तो हैंडराइटिंग में इतना ध्यान नहीं देते वो। अरे बोलो बोलो, डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई तुम्हें पिटेगा नहीं। ओके, ठीक है। जिसने भी लिखा है जिसका अच्छा हैंडराइटिंग है मुझे बता देना भैया। ये 20 नवंबर तक बताने के बाद 21 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर, दोस्तों मैं आपको हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, ये जो 20 दिन है ना, ये बहुत अहम है। इसमें मैं जो आपको बता रहा हूं उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन 20 दिनों में आपको आपको पेपर सॉल्विंग करना है, अल्टरनेट डेज। कौन से सब्जेक्ट्स? वो सब्जेक्ट्स जो आपके स्ट्रेंथ है, वो सब्जेक्ट्स जो आपके थ्रेट है, वो सब्जेक्ट्स जो आपके वीकनेस है, और वो सब्जेक्ट जो आपके अपॉर्चुनिटी में एंड में रखा है। वो सब्जेक्ट पहले स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट, फिर स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट, फिर वीकनेस वाले सब्जेक्ट, फिर अपॉर्चुनिटी वाले सब्जेक्ट, एक एक पेपर अल्टरनेट डे सॉल्व करना है। जिन स्टूडेंट्स को पेपर सॉल्व करने में दिक्कत होती है, सर लिखने में प्रॉब्लम है, आप मुझे मजा नहीं आता लिखने में, आप इन 20 दिनों को रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। रिवीजन के वक्त राइटिंग प्रैक्टिस करो, बट राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, बिकॉज पेपर आपका राइटिंग में है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हो बॉलिंग की और मैच में बैटिंग आ जाए। आप पढ़ रहे हो और पेपर में तो राइटिंग में है, तो अगर पेपर राइटिंग में है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस ही करना चाहिए। विराट कोहली नेट्स में बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं करते बिकॉज वो बैट्समैन है, तो बैटिंग की प्रैक्टिस करते। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पेपर आपका राइटिंग में है, तो आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहां पर 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक का प्लानिंग देने के बाद मैं कहूंगा ये 11 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक आपने चिल डाउन होना है और सिर्फ कूल रह के जो भी रिवीजन सेशंस हम लोग लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे, वो आपको अटेंड करना है और उसके अनुसार आपकी स्ट्रैटेजी वर्कआउट करनी है और आखिरी के मतलब फर्स्ट पेपर की तैयारी शुरू करनी है। फर्स्ट ग्रुप की तैयारी, अल्टरनेट फर्स्ट ग्रुप का पहला सब्जेक्ट, सेकंड ग्रुप का पहला सब्जेक्ट, थर्ड ग्रुप का पहला सब्जेक्ट, अल्टरनेटिव होता है ना, ऐसे आपकी तैयारी शुरू करनी है। अब दोस्तों ध्यान रखना, जिसका 2 मॉड्यूल है उसको भी ये स्ट्रेटेजी आइडियल है। जिसने 2 मॉड्यूल प्लान किया होगा वो इसको देख के 3 मॉड्यूल प्लान कर सकता है, बिकॉज 2 मॉड्यूल के लिए लगभग सेम स्ट्रेटेजी एज पर द 3 मॉड्यूल्स। एमसीएस इलेक्टिव को अगर आप इग्नोर करोगे तो जो 2 मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, जो 2 मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, वो 3 मॉड्यूल और 2 मॉड्यूल सेम ही है। मैं कहूंगा हम इंडियंस कब परफॉर्म अच्छा करते हैं? जब हम पर प्रेशर होता है। अब देखो, इंडियन क्रिकेट टीम हो, इंडियन की ओलंपिक टीम हो, कोई भी हो, जब प्रेशर आता है ना तब हम परफॉर्म करते हैं। श्रीलंका में भी क्या हुआ आपने देखा है, सेकंड मैच में प्रेशर आया, परफॉर्म किया। वैसे जब आप पर 2 ग्रुप का अगर प्रेशर नहीं आ रहा है तो एक ग्रुप का बर्डन ले लो, 3 ग्रुप जाओ। अगर आपके ऊपर एक ग्रुप का प्रेशर नहीं आ रहा है, 2 ग्रुप लो। आपने जो भी आपका थोड़ा बहुत, हम कह सकते हैं कंफर्ट जोन है, उससे थोड़ा ज्यादा प्रेशर जब प्रोफेशनल में लोगे तब आप परफॉर्म करोगे, बिकॉज इंडियंस की आदत है प्रेशर आने पर ही परफॉर्म करते हैं। दोस्तों मैं लास्ट 5 मिनट ले रहा हूं सबका, आई नो इट्स हाई टाइम, बट दोस्तों ये जरूरी था आप सबके साथ ये डिस्कशन करना। ये है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। दोस्तों ये ऊपर की सारी स्ट्रेटेजी जो है ना, इसमें मैं आपको खुश कर रहा हूं, इसमें आप खुश कर रहा हूं। ये जो भी स्ट्रेटेजी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपको दिया है, आपको मैं बता रहा हूं पहले, सबसे पहले यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी फ्रॉम 1 अगस्त एवरी वीक ओनली टिल संडे 4 PM। संडे 4 PM तक आपको फॉलो करना है। संडे को 4 बजे के बाद मंडे मॉर्निंग 7 PM AM तक, PM नहीं 7 AM तक आपको जी लो अपनी जिंदगी। संडे 4 बजे के बाद दीपांशु अगर चाहे तो किसी के साथ जा सकता है डेट पर। संडे 4 बजे के बाद आप चाहो तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मूवी देखने चले जाओ, आपको जो अच्छा लगे, जो आपकी हॉबी हो उस पर टाइम स्पेंड करो। संडे 4 बजे के बाद मंडे मॉर्निंग 7 o'clock तक। डेफिनेटली उसमें नींद भी आ गई, बट आपको पूरा टाइम आपको जो अच्छा लगे उसके लिए स्पेंड करना है। बिकॉज आप अगर ये नहीं करोगे तो ध्यान रखना, ये जो 130 डेज का मैंने स्ट्रेटेजी बनाकर दिया आपको, ये स्ट्रेटेजी कोई काम नहीं करेगा।
ये स्ट्रेटेजी कोई काम नहीं करेगा। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी में 140 डेज का स्ट्रेटेजी काम कराना है, तो आपको ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में सबसे पहले संडे 4 PM के बाद मंडे मॉर्निंग 7 AM तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको किसी और की जिंदगी के बारे में झांकना है, पढ़ना है, वो पढ़ लो दीपांशु, बट कुछ और नहीं करना है। प्रकाश के पीजे सुन सकते हो, आयुषी, निधि, जानवी से गपशप लगा सकते हो, निखिल की शेरो शायरी सुन सकते हो। जो आपको सुनना है सुनो। संडे 4 बजे के बाद मंडे मॉर्निंग 7 o'clock तक सौम्या से साइलेंटली बात कर सकते हो, उत्कर्ष से मीठी मीठी बातें कर सकते हो, मेघना से टीवीएस के बारे में पूछ सकते हो, आहिल को बात करके उससे स्ट्रेटेजी ले सकते हो। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में ये एक पार्ट हुआ। सेकंड, आपको भूलना नहीं है, आपके इस पूरे रूटीन में जो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं दोस्तों, ये पूरे रूटीन में, हाँ गूगल मीट कर सकते हो, इस पूरे रूटीन में मैं भी ये कुछ चीजें लिख रहा हूँ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में। स्टूडेंट बोलते हैं सर आप ये करना जरूरी है, इसके बगैर ऊपर के 140 डेज की स्ट्रेटेजी फेल्ड है। मैं पहले बता रहा हूँ, फेलियर स्ट्रेटेजी हो, वो स्ट्रेटेजी आपको कोई रिजल्ट नहीं देगी। ये जो मैं लिख के रहा हूँ वो फॉलो नहीं करोगे तो मैं लिख रहा हूँ इनमें से कोई भी एक आपको फॉलो करना है, एक आपको फॉलो करना है। कोई भी एक आपको फॉलो करना है। आइल्स है मेडिटेशन, जिम, म्यूजिक लिसनिंग, योगा, आउटडोर स्पोर्ट्स, कोई भी एक, एनी वन। बट कैसे करना है वो सुनो, एनी वन। मैं बता रहा हूं 30 मिनट्स, ये स्टिक रहा इन मॉर्निंग एंड आई से 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स इन इवनिंग। आपका 6 घंटे पढ़ाई की जगह 5 घंटा हुआ चलेगा, 9 घंटे की जगह 8 घंटा हुआ चलेगा, 12 घंटे की जगह 11 घंटा हुआ चलेगा। बट आपने ये 30 मिनट अर्ली मॉर्निंग, कुछ तो बोलते सर हम इवनिंग में कर लेते हैं, नहीं, आपको जब पूरा दिन फ्रेश रहना है, पूरा दिन अलर्ट अटेंटिव रहना है, मॉर्निंग में 30 मिनट। जो भी आप सर हम जिम एक ही बार जाते हैं ना, दूर है घर से, भैया आप कुछ मत करो, आधा घंटा घर पे जिम कर लो, शाम में घर उधर जाओ। जरूरी है कि उधर जाके करना है, 30 मिनट्स घर में एक्सरसाइज कर लो, 30 मिनट शाम में करो जिम में जाकर। बट आपने 30 मिनट्स मॉर्निंग में, 30 मिनट्स 45 मिनट्स इवनिंग में करना जरूरी। मेडिटेशन कर रहे हो, आई विल गिव चॉइस। सबसे पहले नंबर 1 मुझे पूछोगे, मेडिटेशन इज द की, मेडिटेशन इज द की। मेडिटेशन के साथ साथ आप चाहो तो योगा करोगे, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन, जिसमें आपका मेडिटेशन आपका मेंटल हेल्थ कवर करेगा एंड योगा आपका फिजिकल हेल्थ कवर करेगा। ध्यान रखना, ये दो चीजें आपकी सारी चीजों को कवर कर लेता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को। जिम में आप फिजिकल हेल्थ कवर कर सकते हो, थोड़ा बहुत मेंटल रिलैक्सेशन हो सकता है, बट मेडिटेशन एंड फिजिकल हेल्थ 100% मार्क्स फॉर मेडिटेशन एंड योगा। तो मेरे हिसाब से आइडल ये है। आउटडोर स्पोर्ट्स वी कैन ऑल्सो कवर बोथ, बट यस आइडल ये आप आपके हिसाब से कस्टमाइज करो। पूरे डे के रूटीन में आपने 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 30 मिनट्स इन द इवनिंग। सर स्पोर्ट्स केस में 2 बार खेले, तो आपको थोड़ा प्लान करना है, मॉर्निंग में मेडिटेशन करो, इवनिंग में स्पोर्ट्स करो, उसको डिवाइड करो, बट ये इस स्ट्रेटजी से फॉलो करना है। थर्ड रोज करता हूँ सुबह 4:30 बजे, दीपांशु बहुत अच्छा है, सुबह 4-4:30 बजे। म्यूजिक ऐसे सुनो कि तुम्हारे लिए वो अच्छी म्यूजिक होनी चाहिए, तुम्हारे लिए मोटिवेशनल होना चाहिए। बट दोस्तों कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बाकी फॉलो नहीं करते। ऐसा नहीं है, यू हैव टू यूज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट विद अवर स्ट्रेटेजी। दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन करके आपको ये प्रोफेशनल को क्रैक करना है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, स्कोरिंग गुड मार्क्स। मैं अगेन कह रहा हूं, मैं अपने हिसाब से जो एक आइडल स्ट्रेटेजी थी रैंक में आने के लिए प्रोफेशनल में, आपके साथ शेयर किए। आपके कमेंट्स मुझे यूट्यूब चैनल पर चाहिए, आपको कैसा लगा मुझे देखना है, बिकॉज वो मुझे और मोटिवेट करेगा अगली बार और बेहतर बनाने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपकी जो भी कमेंट्स है मुझे आप जरूर दो। एंड यस, कोई सवाल है तो मैं एंड में कह रहा हूं, किसी को भी जो भी देख रहा है कोई भी सवाल है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं नंबर जानबूझकर नहीं दे रहा हूं, मैं चाहूंगा where there is a will there is a way, आप नंबर ढूंढ के निकालो और मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है।
आई होप द स्ट्रेटेजी इज क्लियर, सबको समझा है, काफी वक्त लिया है। विद दैट नोट वी कंप्लीट आवर डिस्कशन। आई होप सबको मजा आया है, सबको स्ट्रेटेजी समझी है। वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। कोई सवाल है स्पेसिफिकली तो पूछ लेता हूं, एंड देन अदरवाइज वी कैन वाइंड अप फॉर द डे। वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस और योर कमेंट्स। लगभग 2 घंटा हो गया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप भी मुझे झेल रहे हो 100%। परफेक्ट है, परफेक्ट है, बेस्ट है। बट दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी टीचर का जो स्लॉट होगा, ध्यान रखना पढ़ाई का, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर होगा। हम जो स्टडी डिस्कस किए वो एंटायर 3 मॉड्यूल्स को लेकर है, तो आपको तीनों मॉड्यूल का सामने बेस रखकर जो टीचर ने दिया हुआ स्लॉट है, अगर वो आप फुलफिल कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी के साथ, टीचर ने दिए हुए स्लॉट्स को अगर आप फुलफिल कर सकते हो, नथिंग लाइक इट, सोने पे सुहागा है। टीचर ने दिए हुए स्लॉट्स को अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ फुलफिल कर सकते हो तो ये सोने पे सुहागा है भाई। क्वेश्चन से पार्ट कैसे इंपॉर्टेंट करोगे? प्रकाश बेटा, जो सलीम सर ने तुम्हें स्लॉट दिया है, मैं वही कह रहा हूं, क्या तुम इस 6 घंटे 9 घंटे 12 घंटे के अंदर टैक्स के उस स्लॉट को फिलअप कर सकते हो क्या? इस स्ट्रेटेजी के साथ टैक्स को उस तरह से पढ़ सकते हो क्या? वो तुम्हें देखना है, तुम्हारा कस्टमाइज्ड अप्रोच। और उस क्वेश्चन से पैटर्न को कैसे फिल करना है, यू हैव टू टॉक टू द रिस्पेक्टिव टीचर। सलीम सर को इसमें बेटर गाइड कर सकते हो। हाँ, जहां तक टैक्स के एबीसी एनालिसिस का सवाल है वो मैंने तुमको दे दिया है, बाकी सब्जेक्ट का दिया है। अब इसमें स्पेसिफिकली तुम्हारा कोई क्वेश्चन आंसर का डाउट होगा, किसी कौन से पार्ट का डाउट है क्वेश्चन आंसर में, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। बट अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर टैक्स को लेकर है तो यू कैन टॉक टू सलीम सर फॉर दैट बेटा। यस 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 यस, आई होप इट इज क्लियर। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। यस, हमारा सीआरआ अभी भी चल रहा है, हम सीआरआ कोशिश करेंगे अगले 40-45 दिन में हमारा सीआरआ भी कंप्लीट हो जाएगा, और सीआरआ का साइमल्टेनियसली आपका पढ़ाई भी चल रहा है। अभी हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होने में है, तो बस जल्द से जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आज्ञा दो, खुदा हाफिज, शब्बा खैर। बचेंगे तो और मिलेंगे, बाय बाय। याद रखना, जर्नी एंड हुआ है, मंजिल नहीं। अगले जर्नी में फिर से मिलना है, मैं आपको समय समय पर तंग करते रहूंगा, गूगल लेवल स्टूडेंट्स, लाइव वाले स्टूडेंट्स, और आपको मैं वीकेंड्स पर बुलाकर आपके साथ डिस्कशन करते रहूंगा जब भी मुझे लगेगा तब भी। ठीक है, आपको भी कुछ लगा आप मुझे व्हाट्सएप शेयर कर सकते हो पर्सनली, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। ठीक है, बाय बाय, हर हर महादेव, जय माता दी, बाय बाय।